तो इस एक्टिविटी में मैंने आपको ये समझाया था कि जब हम यहाँ पे हर एक सेल 2 वोल्ट की ले रहे थे और ए पॉइंट से कनेक्ट कर रहे थे एक वायर को, तो ए पॉइंट से कनेक्ट करने पे वोल्ट मीटर की जो रीडिंग आएगी, यहाँ पे एक बैटरी सर्किट में है, अभी एक बैटरी सर्किट में है, तो यहाँ पे वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या आएगी, 2 वोल्ट आएगी। तो उस वक्त जो एमीटर की रीडिंग होगी वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट की थी यहाँ पे करंट के लिए, और ये आया था 0.4 एम्पियर। हम यहाँ पे बात कर रहे थे R1 रेजिस्टेंस। फिर यहाँ पे एक चीज और मैंने आपको समझाया था पिछली क्लास में कि यहाँ पे जो स्विच की है इसको हम सिर्फ तभी स्विच ऑन करेंगे जब रीडिंग लेनी हो, बाकी टाइम में ये स्विच ऑफ रहेगा। पर्पज क्या था कि ये सर्किट की टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, ये इसका प्रिकॉशन है। जब भी हम ये परफॉर्म करेंगे तो प्रिकॉशन इसका हम ये रखेंगे कि टेम्परेचर शुड रिमेन कांस्टेंट, टेम्परेचर ऑफ सर्किट शुड रिमेन कांस्टेंट। उसके बाद यहाँ पे ए पॉइंट से कनेक्ट करने के, एक पॉइंट से कनेक्शन को हटाने के बाद हमने बी पॉइंट से कनेक्ट किया। अब ये दोनों सेल सर्किट में आ गए, 4 वोल्ट हो गया, और यहाँ पे करंट की रीडिंग आ गई 0.8 एम्पीयर। फिर सी पॉइंट से कनेक्ट किए, 6 वोल्ट आ गया और करंट की रीडिंग आ गई 1.2 एम्पीयर। फिर हम यहाँ से डी पॉइंट से कनेक्ट करेंगे, तो जब डी पॉइंट से कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे सर्किट में 8 वोल्ट की वोल्टेज आ जाएगी 1.6। ठीक है, ये हमने किया था फॉर R1 रेजिस्टर। तो अगर हम ये जो वोल्टेज है और करंट है इसको हम देखें तो यहाँ पे हमने ये फाइंड आउट किया था कि वोल्टेज और करंट एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और V जब इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो यहाँ पे हमने कांस्टेंट यूज किए थे, दैट वाज R। सर्किट की रेजिस्टेंस कांस्टेंट थी, तो R यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हो गया, दिस इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। और R को हमने क्या बोला था, R इज रेजिस्टेंस, जिसका कि SI यूनिट क्या होता है, SI यूनिट होता है ओम, और इसका सिंबल होता है ओम। का डेफिनेशन जो है उसमें ध्यान क्या रखें, ऐसे मत बोल देना कि V इज इक्वल टू IR, ये है ओम्स लॉ, ऐसा नहीं है, ये तो इसका रिजल्ट हुआ ना ओम्स लॉ का। ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ है कि सर्किट में करंट कितना प्रोड्यूस होगा, कितना होगा, दैट डिपेंड्स ऑन द potential difference applied across the conductor when temperature remains constant। अगर हम इसकी ग्राफ बनाएं, ये जो हमारे पास वैल्यूज आए हैं V और I के, अगर हम इसकी ग्राफ बनाएं, चलिए ग्राफ प्लॉट करते हैं इसका V और I का, डब कर दो। हम यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं V और I का। V को हम लोग रखेंगे y एक्सिस पे और I को हम लोग रखेंगे एक्सिस। V हमने लिया है 2 वोल्ट से लेकर के 8 वोल्ट, तो V को y एक्सिस पे लेके आए 2 4 6 8, 2 4 6 8, ये है वोल्टेज, और करंट है 0.4 से लेकर के 0.6, 0.4 0.8 1.2 1.6। और करंट है इन एम्पीयर। ये जो यहाँ पे हमने अभी सिचुएशन बनाई है ओम्स लॉ, ओम्स लॉ जो पढ़ा हमने, कौन सी चीज किस पे डिपेंड कर रही है, वोल्टेज करंट पे डिपेंड कर रहा है कि करंट वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है। मेरे क्वेश्चन को ध्यान से सुनो, ध्यान से सुन करके तब आंसर कर। इस कंडीशन में ये जो हम एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं इसमें डिपेंडेंट फैक्टर कौन सा है, वोल्टेज है डिपेंडेंट फैक्टर कि करंट है डिपेंडेंट फैक्टर, इट इज द करंट।
क्योंकि करंट प्रोड्यूस हो रहा है किसके कारण? वोल्टेज के कारण। ये तो सबको क्लियर है ना? करंट इज प्रोड्यूस्ड, जो डेफिनेशन में भी मैंने लिखा था। इसलिए डिपेंडेंट फैक्टर इज करंट, वो हम डेफिनेशन में क्या लिख रहे हैं, देखो ध्यान से पढ़ो, डेफिनेशन क्या लिखा? करंट प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट बिकॉज करंट इज द डिपेंडेंट फैक्टर। ओके, अब एक दूसरी बात बताओ, डिपेंडेंट फैक्टर को हम कौन सी एक्सिस पे प्लॉट करते हैं? इट इज वाई एक्सिस। लेकिन यहां पे तो करंट हमारा डिपेंडेंट फैक्टर है, फिर हमने करंट को वाई एक्सिस पे क्यों नहीं लिया? क्योंकि यहां पे हमारा कन्वेंशनल करंट और एक्चुअल फ्लो उल्टा होता है। चलो इसके बाद मैं समझाता हूं कन्वेंशनल करंट और एक्चुअल फ्लो क्या है। एक्चुअल फ्लो एंड कन्वेंशनल करंट। सुनो, जैसे ये कंडक्टर है कोई, तो इस कंडक्टर में अभी जो इलेक्ट्रॉन की फ्लो है, अभी इस कंडक्टर को कहीं हमने अटैच नहीं, तो इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन जो है वो रैंडम डायरेक्शन में किधर भी मूव कर रहा है, उसका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है अभी। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सी होती है बच्चों? नेगेटिव। नेगेटिव होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है अभी किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं। लेकिन इलेक्ट्रॉन की फ्लो तो होगी, जब कोई मेटल है, कंडक्टर है, तो कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन की फ्लो तो होगी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रैंडम डायरेक्शन में मूव कर, तो रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो क्या यहाँ पे करंट होगी? लेकिन इलेक्ट्रॉन की फ्लो तो है, करंट नहीं है यहाँ, लेकिन इलेक्ट्रॉन की फ्लो है। और हमने आपको यह समझाया था कि इलेक्ट्रॉन से ही करंट की फ्लो होती है। तो करंट तो यहाँ पे हमें हमें पता है कि नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की फ्लो है। तो इसमें अगर हम नेट मूवमेंट बोले, नेट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जीरो, कोई इधर मूव कर रहा है, कोई इधर मूव कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे नेट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज जीरो। तो इसके कारण यहाँ पे अभी कोई करंट नहीं है, नो करंट। क्या ये सिचुएशन क्लियर हुआ आप लोग को? क्यों नहीं है करंट? रीजन क्या है? नेट मूवमेंट इज जीरो। किसी का कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। जब तक इलेक्ट्रॉन का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगा, तब तक वहां पे कोई करंट नहीं होगा, वो जीरो है। लेकिन अगर इसी कंडक्टर को आप एक बैटरी से अटैच कर, बैटरी से अटैच कर, अब ये पॉजिटिव टर्मिनल बन गया, ये पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का, ये नेगेटिव टर्मिनल। तो ये वाली जो एंड है कंडक्टर की, वो पॉजिटिव टर्मिनल हो गई, और ये वाली जो एंड है बैटरी की, वो क्या हो गई? नेगेटिव टर्मिनल हो गई। हमने पढ़ा है करंट की जो फ्लो होती है वो किधर से किधर होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसके बारे में किसने बताया था? जो कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव है। ये कब से हमें पता है? करंट की डिस्कवरी कब हुई थी? बेंजामिन फ्रैंकलिन, 1600, 600 साल पहले। उस समय से पता है हमें करंट के बारे में। लेकिन बेंजामिन फ्रैंकलिन ने या फिर वोल्टा ने, एम्पियर ने, इस सब ने करंट के ऊपर जितने भी काम किए, वो सब कब की बात है? 200, 250, 300, 400, 500 साल पहले। और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कब हुई है? 1900 के आसपास। अब सोचिए, उस समय से, जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी भी नहीं हुई थी, उस समय से करंट की थियरी दे दी जा चुकी थी। ये जो ओम्स लॉ हम पढ़ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से पहले की बात है। तो ये सारी थियरीज इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से पहले की थियरी है। उस समय तक यही माना जा रहा था कि करंट का जो डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव से टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल। तो जो कन्वेंशन है, कन्वेंशन हम किसको बोलते हैं?
जो सदियों से चलता आ रहा है, मतलब जो हजारों जो कई साल 100 साल से चलता आ रहा है, कन्वेंशन उसी को बोला जाता है ना। तो कन्वेंशनल करंट जो है दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। हमारे जितने भी थियरी है, जितने भी फार्मूला है, वो सब कन्वेंशन पे बेस्ड है। चाहे वो ओम्स लॉ हो, चाहे वो जूल्स लॉ हो, चाहे वो कोई भी लॉ हो, वो सब किस पे बेस्ड है? कन्वेंशन पे। बहुत सैकड़ों साल पहले से हम लोग वो मान के चलते आ रहे। लेकिन इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कब हो रही है? 1900 में आके। तब हमें जब जाके पता चला कि एक्चुअली यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज की मूवमेंट नहीं होती। हमें किस किस चीज की मूवमेंट होती है? इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। अगर यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उस पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो बताइए, तो क्या ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा? तो जब ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हुआ तो देखो तो इलेक्ट्रॉन की फ्लो किधर हो रही है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो एक्चुअल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है यहाँ पे, एक्चुअल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो किधर से किधर होता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। बट कन्वेंशन हमारा जो है वो किधर से किधर की तरफ है? हमारी जितनी भी थियरीज है, सारी की सारी थियरीज किस पे बेस्ड है? कन्वेंशन पे बेस्ड। तो ये यहां से होगा क्या? सब कुछ तो उल्टा हो गया। हमारा डायरेक्शन ऑफ फ्लो ही करंट का उल्टा हो गया। तो इससे फर्क क्या पड़ेगा? क्या मैथमेटिकली कोई फर्क पड़ेगा? मैथमेटिकली कोई फर्क नहीं। तो मैथमेटिकली कोई फर्क नहीं पड़ता। ओम्स लॉ वैसे ही है, रेजिस्टिविटी वैसे ही है, सब कुछ वैसे ही है, उसमें कहीं कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए जाने जाने दो, क्या फर्क? जब फर्क ही नहीं पड़ रहा तो जो हम उस समय से चलते पढ़ते आ रहे हैं वही हम लोग मान के चलते चलेंगे। जब तक हमसे पूछा ना जाए कि एक्चुअल फ्लो किधर से किधर होता है, तब तक हमें बस बताने की जरूरत है। एक्चुअल फ्लो इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, बट कन्वेंशन इज फ्रॉम पॉजिटिव। तो ये कन्वेंशन करंट हो गया फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, एंड एक्चुअल फ्लो जो है दैट इज फ्रॉम नेगेटिव टू। देखो यहां पे स्विच जो है, अगर मान लो एक्चुअल होता तो हम स्विच कहां लगाते? बताओ। पॉजिटिव पे लगाते ना। लेकिन स्विच हमेशा कहां लगाया जाता है? नेगेटिव पे लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? क्योंकि एक्चुअल तो फ्लो वहीं से होती है, वहीं पे हम रोकेंगे ना। अब मैंने बोला ना, हमेशा बैटरी के नेगेटिव के बगल में आपको स्विच लगे। तो नेगेटिव के बगल में क्यों हमेशा? क्योंकि करंट को हम वहीं रोकेंगे जहां से निकल रहा है। जब हम ग्राफ की बात कर रहे हैं तो ग्राफ में तो हमेशा डायरेक्शन डिपेंडेंट ग्राफ जब भी बनाया जाता है तो वो डायरेक्शन डिपेंडेंट बनाया जाता है। तो वहां पे तो हमें डायरेक्शन को देखना पड़ेगा। ग्राफ जब भी प्लॉट करोगे तो ग्राफ में तो डायरेक्शन होता है। तो जब डायरेक्शन पर्टिकुलर डायरेक्शन है तो यहाँ पे हमें भी क्या करना पड़ेगा? डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा। तो जब हम ग्राफ बनाएंगे ना तो सिर्फ उसी वक्त इस चीज का ध्यान रखेंगे कि कन्वेंशनल करंट और एक्चुअल फ्लो उल्टा हो, बाकी और कहीं जरूरत नहीं। ठीक है, पूरे इलेक्ट्रिसिटी में कहीं कोई जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ इस जगह पे जरूरत पड़ती। और यही रीजन है कि हमने करंट को कौन सी एक्सिस पे रखा? एक्स एक्सिस पे रखा। क्यों रखा? क्योंकि एक्चुअल फ्लो जो है कन्वेंशन के उल्टा है, इसलिए यहां पे भी हमने उसको उल्टा कर बस। अब देखो यहां पे जब हम इस वोल्टेज और इस करंट का ग्राफ बनाएं तो 2 वोल्ट पे जो ए पॉइंट बनेगा, ए पॉइंट हम बनाएंगे, वो कहां बनाएंगे? 2 वोल्ट पे 0.4 एम्पियर। तो हमारा पहला पॉइंट बना यहां पे 2 वोल्ट पे 0.4 एम्पियर। फिर 4 वोल्ट पे आया 0.8 एम्पियर। 4 वोल्ट पे आ गया ये 0.8 एम्पियर, ये आ गया। 6 वोल्ट पे आ गया 1.2 एम्पियर, 6 वोल्ट ये रहा। और 1.2 एम्पियर ये रहा। 8 वोल्ट पे आ गया 1.6 एम्पियर, 8 वोल्ट ये रहा। और 1.6 एम्पियर ये रहा। ये पॉइंट्स आ गए, ये सारे पॉइंट्स, ये पॉइंट हो गया ए, बी, सी और डी। अब इन सारे पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करें
तो ये सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे ये देखिए कैसी लाइन आ रही है, स्ट्रेट लाइन आ रही है। क्यों आ रही है? इस वाली लाइन को स्लोप बोलते हैं, और स्लोप हमेशा किसको शो करता है? y एक्सिस डिवाइडेड बाय x एक्सिस। को y एक्सिस पे है क्या? v, और x एक्सिस पे क्या है? I। तो v बाय I क्या होता है? v इक्वल टू IR होता है, तो v बाय I क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। तो ये स्लोप किस चीज को शो करेगा? इस स्लोप विल शो रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस को शो करेगा। और अगर ये स्लोप स्ट्रेट लाइन है तो उसका मतलब क्या है? वो कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट हो गया ना। इसका मतलब रेजिस्टेंस यहाँ पे कांस्टेंट हो गया। समझ में आ रहा है? और अगर वोल्टेज जीरो होगा, देखो इसको अगर हम इधर पीछे की ओर एक्सटेंड करें तो देखो तो क्या ये जीरो से पास कर रहा है? इसका मतलब क्या हुआ कि नो वोल्टेज नो करंट। क्लियर हो रहा है पॉइंट? नो वोल्टेज नो करंट, बिना वोल्टेज के करंट कभी आ ही नहीं सकती, बिना पोटेंशियल डिफरेंस के करंट कभी आ ही नहीं सकती, इसलिए वो जीरो से पास कर रहा है। तो ये जो स्लोप शो कर रहा है, ये स्लोप शो कर रहा है R1 रेजिस्टेंस को। और अगर हम R1 रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालें V बाय I, कोई भी V ले लो, किसी भी जगह पे A B C, किसी भी पॉइंट पे आप V की वैल्यू, अगर R की वैल्यू निकालो तो कितना निकलेगा? मान लो सपोज करो कि हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं R1 एट C। तो R1 एट C, R1 इज इक्वल टू क्या हो गया? V बाय C पे, C पॉइंट पे V कितना है बताओ? 6 है। और सी पॉइंट पे आई कितना है बताओ? 1.2। देखो तो क्या ये 5 ओम आ गया? आ गया 5 ओम। तो 5 ओम आ गई, R1 की वैल्यू हो गई 5 ओम। अगर आप बी पॉइंट पे बस निकालोगे तो देखो तो क्या वैल्यू आ रही है? 5 ही आएगी। डी पॉइंट पे निकालोगे तो 5 ही आएगी, हर पॉइंट पे 5 ही आएगी। क्यों आएगी 5 हर जगह पे? कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन है ना, तो कांस्टेंट होगा, हर जगह पे वैल्यू सेम आएगी। ओके, अब मैं एक काम करता हूं, अगर मैं यहां पे R1 रेजिस्टेंस को चेंज कर दूं और इसकी जगह पे एक दूसरा रेजिस्टेंस लगा दूं, मान लीजिए कि अब हम यहां पे थोड़ा हायर रेजिस्टेंस लगा, ये रेजिस्टेंस जिसकी की वैल्यू है R2, R2 रेजिस्टेंस लगा, पहले से ज्यादा रेजिस्टेंस। तो अगर हमने रेजिस्टेंस बढ़ा दिया तो करंट का क्या होगा? कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? देखो यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना ये दोनों, तो अगर आप रेजिस्टेंस को बढ़ाओगे तो करंट कम हो जाएगा। ओके, अब हम एक काम करते हैं, फिर से ये सही यही वाली एक्टिविटी फिर से परफॉर्म, बट इस बार R2 रेजिस्टेंस। ठीक है, चलो फिर से हम एक काम करते हैं, ए पॉइंट से कनेक्ट करते हैं। ये जो करंट आया था ये आया था फॉर R1, अब हम लोग निकालेंगे करंट फॉर R2, करंट फॉर R2 रेजिस्टेंस। फिर से हमने ए पॉइंट पे कनेक्ट किया, और ए पॉइंट पे जब 2 वोल्ट आया तो इस जगह पे अब रेजिस्टेंस जब बढ़ गया तो करंट का क्या होगा? कम हो जाएगा। चलो मान लेते हैं ये हो गया 0.12। ठीक है, फिर हमने यहां से ए पॉइंट से हटा करके वायर को बी पॉइंट से कनेक्ट किया, 4 वोल्ट पे करंट की वैल्यू बढ़ करके हो गई 0.4 एम्पियर। फिर हमने क्या किया, बी पॉइंट से हटा के सी पॉइंट पे कनेक्ट किया, 6 वोल्ट पे करंट की वैल्यू हो गई 0.6 एम्पियर। फिर हम डी पॉइंट से कनेक्ट किए, 8 वोल्ट पे करंट की वैल्यू बढ़ करके हो गई 0.8 एम्पियर। समझ में आ रहा है बच्चों क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे? तो जैसे जैसे फिर से हम वोल्टेज को बढ़ाते गए R2 रेजिस्टेंस के लिए, करंट बढ़ता चला गया। फिर से आप क्या देख रहे हो? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ओके, अब यहां पे अगर हम इस वाले पॉइंट के लिए ग्राफ बनाए, चलो इसी ग्राफ पे प्लॉट कर, सिंपल ग्राफ। यहां पे आ जाएगा 0.2,
यहां पे आ जाएगा 0.6। 2 वोल्ट पे आ रहा है 0.2 एम्पियर। 2 वोल्ट पे आ रहा है 0.2 एम्पियर, मतलब यहां पे आ रहा है ए पॉइंट। चलो इसको हम लोग ए डैश मान, ए डैश। 4 वोल्ट पे 0.4, 4 वोल्ट पे 0.4, मतलब नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ गया यहां पे, इसको हमने बी डैश मान लिया। 6 वोल्ट पे आ गया 0.6, 6 वोल्ट पे 0.6 इस दोनों के बीच में आ जाएगा यहां पे 0.6, यहां पे आ गया। फिर 8 वोल्ट पे आ गया 0.8, 8 वोल्ट पे 0.8 एग्जैक्ट यहां पे, ये सी डैश हो गया और ये डी डैश हो गया। अब इस सारे पॉइंट्स को अगर हम फिर से ज्वाइन कर दें तो देखो तो क्या ये फिर से एक स्ट्रेट लाइन आया। बट ये जो स्लोप है, ये स्लोप किसके लिए है? R2 के लिए स्लोप है। अगर हम R2 की वैल्यू निकालें, जैसे हमने R1 की वैल्यू निकाली, तो R2 की वैल्यू निकालेंगे तो R2 किसी भी पॉइंट पे मान लो, चलो मान लेते हैं R2 एट बी डैश, बी डैश पे निकालें तो R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V बाई आई। V बी डैश पे अगर हम निकालें तो V हो गया 4 और ये हो गया 0.4। देखो कितना आ गया? 10 ओम आ गया। R2 की वैल्यू आ गई 10 ओम। कौन सा रेजिस्टेंस ज्यादा है, R1 की R2? R2। ओके, किसकी एंगल ज्यादा है इससे? R2। क्वेश्चन क्या पूछा मैंने? किसकी एंगल ज्यादा है करंट की एक्सेस से? R2। ये R2 का एंगल हो गया और ये R1 का एंगल हो गया। बताइए किसका एंगल ज्यादा है? R2 का। इसका मतलब हम क्या ये बोल सकते हैं हायर विल बी द एंगल फ्रॉम करंट एक्सेस, हायर विल बी द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस? बोल सकते हैं। इस पॉइंट को नोट डाउन कर लेते हैं यहाँ पे। हायर विल बी द वैल्यू ऑफ स्लोप, higher will be the angle of slope from current axis, higher will be the value of resistance. Higher will be the angle of slope from current axis, higher will be the value of resistance. अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे इस तरह से VI ग्राफ बना दिया और यहाँ पे हमने 3 रेजिस्टेंस के स्लोप बना दिए R1, R2, R3, और मैंने आपसे ये पूछा कि इस तीनों में से हाईएस्ट रेजिस्टेंस कौन सा है? R1। R1 विल बी द हाईएस्ट रेजिस्टेंस और R3 विल बी द लोएस्ट। कैसे पता चला? एंगल, एंगल हाईएस्ट तो उसकी वैल्यू भी हाईएस्ट, एंगल लोएस्ट तो उसकी वैल्यू भी लोएस्ट। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा हम ट्विस्ट करें अगर, और आपसे ये पूछे कि इस तीनों में से बेस्ट कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी कौन हो? R3। R3 विल बी द बेस्ट कंडक्टर। क्यों? रेजिस्टेंस लोएस्ट, तो इट विल बी द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसी को थोड़ा सा हम और ट्विस्ट करें और क्वेश्चन में ये पूछे कि इस तीनों में को अगर हमें इलेक्ट्रिक अप्लायंस में यूज करना है तो इस तीनों में बेस्ट कौन होगा? R3 विल बी द बेस्ट। क्यों? क्योंकि उसके रेजिस्टेंस। अगर हम ये पूछे कि इस तीनों में से सबसे ज्यादा हीटिंग इफेक्ट कौन प्रोड्यूस करे? R1। R1 जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी वहां पे हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होगा। ठीक है, रेजिस्टेंस ज्यादा तो वहां पे क्या होगा? हीटिंग इफेक्ट ज्यादा। ये हमारा लास्ट का टॉपिक है इस चैप्टर का, बट हम अभी समझ लें हीटिंग इफेक्ट विल बी हाईएस्ट इन दिस।
अगर हम इसमें बोले कि बैड कंडक्टर, इस तीनों में बैड कंडक्टर कौन है? R1। दिस इज द लीस्ट कंडक्टर। चलिए यहां पे मैंने एक दूसरा ग्राफ बनाया, देखो ये ग्राफ, क्या ये ग्राफ पहले की तरह का ग्राफ है? ध्यान से देखो, पहले की तरह का ग्राफ है। अब इसमें अगर पूछा जाए एक्स क्यों नहीं है, रीजन? ये वी आई ग्राफ नहीं है, ये आई वी ग्राफ है ना, आई वी ग्राफ दिख रहा है। अब इसमें अगर पूछा जाए एक्स और वाई में बेस्ट कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी कौन है? एंगल हमेशा कौन सी एक्सिस से देखना है? आई की एक्सिस से देखना। इसका मतलब इसमें बेस्ट कंडक्टर कौन होगा? एक्स। बेस्ट कंडक्टर विल बी एक्स एंड वाई विल बी द लीस्ट कंडक्टर। अच्छा अब एक बात और, यहां पे जो x है, इसकी x जो है वो क्या शो कर रहा है? इज इट द रेजिस्टेंस? जैसे वहां पे मैंने बोला कि ये स्लोप जो है ये रेजिस्टेंस शो कर रहा है, क्या यहाँ की स्लोप रेजिस्टेंस शो कर रही है? ये स्लोप रेजिस्टेंस नहीं शो कर रहा है। ये आई बाई बी हो जाएगा ना, आई बाई बी। तो बी बाई आई होता है ना रेजिस्टेंस, आई बाई बी तो रेजिस्टेंस होता नहीं है। यहाँ भी बच्चे गलत कर, ये स्लोप किस चीज को शो कर रहा है? ये स्लोप रेजिस्टेंस को नहीं शो कर रहा है। दिस स्लोप इज रिप्रेजेंटिंग 1 by resistance, and 1 by resistance is what? 1 by resistance is called as conductance, the ability to conduct electricity। तो मेरी तरफ से ओम्स लॉ हो गया कंप्लीट।